देव, सूरज और रुद्र की खुशी की वजह थी कि अब शिवांश को समीरा से जबरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ेगी। वहीं समीरा और रौनक इसीलिए खुश थे क्योंकि अब वो दोनों साथ रह सकेंगे। वहीं मिस्टर कपूर को इतनी बड़ी बाजी अपने हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही थी। तभी वो बोले, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम शिवांश। मेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी अगर लोगों को पता चल गया कि मेरी बेटी की सगाई टूट चुकी है। शिवांश उनकी तरफ देखते हुए कड़क आवाज में बोला, ठीक है तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा, लेकिन अब तक जितना भी पैसा आपकी कंपनी में हमारा इन्वेस्ट हुआ है वो सब आपको मुझे देना होगा। और दूसरा कि आप वो सारा इन्वेस्टमेंट अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन मैं समीरा से शादी नहीं करूँगा। मिस्टर कपूर उसकी इस बात पर सोच में पड़ गए। तभी समीरा शिवांश के सामने आई और रोते हुए बोली, शिवांश प्लीज़ मुझे वापस से इन सब का हिस्सा नहीं बनना है। मुझसे गलती हुई कि मैंने अपने पापा की बातों में आकर तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचा। आई एम श्योर शिवांश, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ समीरा, और इसलिए तुम अभी तक मेरे सामने सही सलामत खड़ी हो। तुम खुद अपने पापा की चालाकियों का शिकार बनी थी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने जो प्रॉमिस तुम्हें किया था कि वो तुम्हारी शादी रोनित से करवाएंगे, वो ऐसा कभी नहीं करते। क्यों मिस्टर कपूर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसकी बात सुन मिस्टर कपूर थोड़ा सकपका गए और बोले, शिवांश वो तो मैं। शिवांश उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, दादू आपने जिस इंसान पर भरोसा किया वो ही आपको धोखा दे रहा था। मुझसे शादी करवाने के बहाने ये हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, जिसमें इन्होंने धोखे से समीरा को भी शामिल किया था, ये कहकर कि मुझसे शादी करने के बाद ये धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे और उसके बाद समीरा और मेरा डाइवोर्स करवा कर समीरा की शादी रोने से करवा देंगे। ये सब इनका प्लान था। और इतना बोलते हुए शिवांश सिद्धार्थ कपूर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। मिस्टर कपूर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि तभी रोनित बोला, समीरा शिवांश सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और तुम्हारे पापा ने तो मुझे भी कैद करके रखा था ताकि मैं तुमसे मिल ना सकूं और तुम्हारा फोकस सिर्फ शादी पर रहे। उनकी बात सुन समीरा गुस्से से अपने पापा के सामने आई और रोते हुए बोली, पापा क्या मैं आपकी सगी बेटी भी हूँ या नहीं? क्योंकि कोई अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी बात सुन मिस्टर कपूर गुस्से से बोले, तेरी ही औलाद है तू, लेकिन मेरे कोई गुण तुझ में नहीं है। तुझसे कहा था कि कोई ऐसा लड़का ढूंढने को जो मेरे बिजनेस में मेरी मदद कर सके, लेकिन तूने किसे ढूंढा? इस डेट से फटीचर को? समीरा बोली, मैं उसके साथ कम पैसों में खुश हूँ पापा, लेकिन आपकी दौलत मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर कपूर आगे कुछ कहते कि तभी शिवांश बोला, बस तुम लोगों के फैमिली ड्रामा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए इतना बोल। वो सोफे पर बैठते हुए देव को देखने लगा। तभी देव ने मुस्कुराकर हामी से रिलाया और उसके एक फोन कॉल पर पुलिस रायजादा मेंशन के अंदर आ गई। पुलिस को देख मिस्टर कपूर डरते हुए बोले, नहीं शिवांश तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। शिवांश बोला, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और इतना बोलते ही पुलिस ने उनके हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए कहा, आपको मिस्टर रायजादा के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। और इतना बोलते हुए पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। उन्हें जाते देख समीरा जमीन पर घुटने के बल बैठकर रोने लगी। रोनित ने उसे उठाते हुए अपने गले से लगा लिया। दादी भी उसके पास आई और बोली, समीरा बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन जो सिद्धार्थ ने किया वो भी ठीक नहीं था ना? समीरा हामे से रिलाते हुए बोली, सॉरी दादी, आप सभी लोगों को मेरे पापा की वजह से इतनी परेशानी हुई। शिवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और रोनित के पास आते हुए बोला, समीरा का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। और इतना बोल वो वहां से जाने लगा। वो अभी कुछ दूर ही चल पाया था कि तभी समीरा ने उसे आवाज लगाई। उसके रोकने पर शिवांश पलटा तो समीरा उसके पास आई और रोते हुए बोली, थैंक यू शिवांश, रोनित को बचाने के लिए, और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि कभी तुम्हारे किसी काम आ पाऊं। शिवांश ने उसे एक नज़र देखा और कहा, टेक केयर योरसेल्फ। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। समीरा और रोनित भी चले गए। दादी भी दादू के साथ अपने कमरे में चली गईं। वहां रह गए देव, सूरज और रुद्र, जिनकी खुशी का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र बोला, माय गॉड, मुझे तो अभी तक ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो हम इतने सालों से करना चाहते थे वो शिवांश ने खुद ही कर दिया।
उसने खुद ही समीरा से रिश्ता तोड़ दिया। देव भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। मुझे भी अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैं सूरज, जो अभी कुछ और ही सोच रहा था, वो अपने मन में ही बोला, तो इसका मतलब अब गौरी दी का कुछ तो चांस है बॉस के साथ। और ये सोचते हुए वो खुशी से देव के गले लग गया। उसके ऐसे अचानक से गले लगने पर देव और रुद्र दोनों ही चौंक गए, और देव ने उसे खुद से अलग करते हुए बोला, सूरज क्या हुआ तुझे? सूरज देव से अलग हुआ और हंसते हुए बोला, कुछ नहीं भैया, हम बहुत खुश हैं आज, इसीलिए बस मन किया तो आपके गले लग लिया। और इतना बोल वो मेंशन से बाहर चला गया। कुछ दिन यूं बीत गए और अब सभी को ये खबर मिल चुकी थी कि शिवांश और समीरा की शादी अब नहीं होगी। दादू दादी भी बनारस जा चुके थे और आज रुद्र भी अपने कॉन्सर्ट के लिए पेरिस जा रहा था। इसलिए वो आज एसएसआर ग्रुप्स आया था सोनाक्षी से मिलने के लिए। शिवांश की सगाई से लेकर अब तक रुद्र और सोनाक्षी की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, या फिर ये कहें कि दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। मैं रुद्र शिवांश के सामने बैठा था। शिवांश उसे एक नज़र देखते हुए बोला, तेरी तो आज की फ्लाइट है ना, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र बोला, वो मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आया था, जाने से पहले। उसकी बात पर शिवांश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, लेकिन हम तो सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पर मिले थे, भूल गया क्या? उसके ऐसे कहने पर रुद्र हंसते हुए बोला, अरे तो क्या हुआ, अपने भाई से बार बार मिलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवांश मीना उसकी ओर देखे बोला, ले जाओ उसे, लेकिन वो ऑफिस टाइम ओवर होने से पहले ऑफिस वापस आ जानी चाहिए। उसकी बात पर रुद्र अपनी जगह से खड़े होते हुए खुशी से बोला, सच? मैं ले जाऊं उसे? शिवांश ने भी हाँ कहा तो रुद्र खुशी से शिवांश के गले लगा और वहां से चला गया। शिवांश उसके जाते ही हल्के से मुस्कुराया और बोला, ड्रामेबाज। इतना बोल वो दोबारा अपने काम में लग गया। वहीं कुछ देर बाद सोनाक्षी और रुद्र कार में बैठे थे। सोनाक्षी हमेशा की तरह आज बकबक नहीं कर रही थी, वो शांत थी। उसे ऐसे शांत देख रुद्र बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सोनाक्षी अपना मुंह फेरते हुए बोली, ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होगा? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर आज मेरी टॉकिंग मशीन साइलेंट मोड पर क्यों है? सोनाक्षी उसके ऐसे कहने पर खामोशी रही कि तभी रुद्र ने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी ओर किया तो देखा कि उसके चेहरे पर आंसू की धारा बह रही थी। उसे ऐसे देख रुद्र परेशान हो गया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, सोना क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? उसके ऐसे पूछने पर सोनाक्षी का रोना और बढ़ गया। उसे और तेज रोते देख रुद्र ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगा। जब कुछ देर बाद वो शांत हो गई तो रुद्र ने उसे खुद से दूर किया और परेशान होते हुए बोला, सोना क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? उसके पूछने पर सोनाक्षी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ है परेशानी। रुद्र ने पूछा, क्या परेशानी है बताओ? सोनाक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तुम हो मेरी परेशानी। उसके ऐसे कहने पर रुद्र सवालिया नजरों से उसे देखने लगा तो सोनाक्षी बोली, पहले मुझे खुद की आदत डलवा दी और अब मुझे छोड़कर 1 महीने के लिए जा रहे हो? उसके ऐसे कहने पर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तो तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? सोनाक्षी ने जब उसे खुद पर हंसते हुए देखा तो उसके सीने पर मुक्के मारती हुई बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम कितने गंदे हो? रुद्र उसे खुद को मारते देख रुद्र ने कुछ देर उसकी इन क्यूट हरकतों को देखा और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, मेरे जाने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है तुम्हें? हम तो सिर्फ दोस्त हैं ना। उसके ऐसे कहने पर सोनाक्षी उससे दूर होने लगी तो रुद्र ने उसे अपने और करीब कर लिया। अब उन दोनों के बीच सिर्फ इंच भर का फासला था। सोनाक्षी उससे अपनी नजरें चुराने लगी तो रुद्र ने उसका चेहरा पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, इसका जवाब तुम्हारे पास हो या ना हो, मेरे पास तो है। सोनाक्षी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो रुद्र ने उसे अचानक से अपने गले लगा लिया। उसके गले लगाते ही सोनाक्षी को अपने गले पर एक खिंचाव सा महसूस हुआ। तभी रुद्र उससे अलग हो गया। सोनाक्षी की नजरें नीची हुई तो उसने देखा कि उसके गले में एक बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट था। उसे देख सोनाक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, रुद्र ही है। रुद्र ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, आज तुम नहीं बोलोगी, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। इतना बोल उसने सोनाक्षी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा,
सोनाक्षी, मैं नहीं जानता कि कब, कैसे और कहाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन बस हो गया है यार। उसकी बात सुन सोनाक्षी एकटक उसे ही देखे जा रही थी। रुद्र आगे बोला, मैं आज तक बहुत सी लड़कियों से मिला जो आरआर की फैन है, मेरे गानों की, मेरे स्टाइल की और मेरी शोहरत की फैन है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। तुम सिर्फ मुझे पसंद करती हो, जैसा मैं हूँ वैसा पसंद करती हो। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे सामने होते हुए तुम्हारी नजरें मुझसे हटकर कभी किसी और चीज पर गई हों, जैसे कि अब। उसके ऐसे बोलने पर सोनाक्षी मुस्कुरा दी। तो रुद्र बोला, सोना, मैंने आज तक कभी किसी को प्रपोज नहीं किया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए अगर मैं परफेक्ट ना भी बोल पाऊँ तो प्लीज मैनेज कर लेना। उसके ऐसे बोलने पर सोनाक्षी फिर से मुस्कुरा दी। तो रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, सोना, जाने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसके पूछने पर सोनाक्षी ने बिना कुछ कहे बस रुद्र को हक कर लिया। रुद्र ने भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? सोनाक्षी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी रुद्र का फोन रिंग हुआ। वो सोनाक्षी से अलग हुआ और कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रुद्र का मैनेजर बोला, सर, हमारे जाने का टाइम हो गया। रुद्र ने भी ओके कहकर कॉल कट कर दी। रुद्र ने सोनाक्षी को देखा और बोला, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं रोज तुमसे बात किया करूंगा और जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इतना बोल उसने सोनाक्षी के फोrehead पर किस किया और दोनों ही कार से बाहर निकल गए। सामने ही प्राइवेट जेट उसका वेट कर रहा था और उसी के आसपास काफी सारे गार्ड्स खड़े थे, जिन्हें देख सोनाक्षी थोड़ा घबरा गई। उसे घबराते देख रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नो, तुम्हें यह सब काफी अजीब लगता है, लेकिन अब तुम्हें इन सब की आदत डालनी ही पड़ेगी। उसकी बात पर सोनाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो रुद्र ने भी उसे बाय कहा और जाने लगा, लेकिन अभी तक सोनाक्षी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। यह देख रुद्र ने सोनाक्षी को देखा तो उसकी आंखों में वापस से नमी आ गई थी। रुद्र ने अपने आसपास देखा तो सभी गार्ड्स और उसके मैनेजर की नजरें उसी पर थीं। रुद्र अपनी सख्त आवाज में बोला, एवरीवन टर्न अराउंड। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुड़ गए और उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं। यह होते ही रुद्र ने सोनाक्षी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, आई लव यू। और इतना बोलते ही उसने सोनाक्षी के होठों पर किस कर लिया। सोनाक्षी, जो रुद्र के इस एक्शन से अनजान थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसकी पकड़ रुद्र की शर्ट पर कस गई। कुछ पल बाद वो भी उस प्यार के एहसास में कहीं खो गई। एक दूसरे में खोए रहने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो सोनाक्षी की नजरें शर्म से नीची थीं और उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रहे थे। उसे ऐसे देख रुद्र मुस्कुराकर बोला, वैसे तो मुझे स्ट्रॉबेरी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन आज इस टेस्ट के बाद तो आई लव स्ट्रॉबेरीज। उसकी यह बात सुन सोनाक्षी शर्माते हुए उसके गले से लग गई। रुद्र ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद रुद्र अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अपने कॉन्सर्ट के लिए निकल गया और सोनाक्षी भी ड्राइवर के साथ ऑफिस आ गई। इधर शाम 4 बजे के करीब शिवांश ने गौरी से कहा, आज तुम्हें मेरे साथ एक क्लाइंट से मीटिंग है, वहां जाना है, तो अपने घर पर कह देना कि तुम घर लेट आओगी। उसके ऐसे कहने पर गौरी ने मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, लेकिन हमें क्यों आपके साथ आना होगा? शिवांश ने उसके सवाल पर उसे घूर कर देखा तो गौरी डरते हुए बोली, सॉरी सॉरी, हम आपके असिस्टेंट हैं, तो हमें तो जाना ही चाहिए। यह बोलकर उसने जबरदस्ती अपने दांत दिखा दिए। इतना बोलकर वो अपनी माँ को फोन करने लगी और शिवांश को घूरते हुए बोली, जब देखो ऑर्डर ही देते रहते हैं। उसने अपनी माँ को बताया कि वो आज आने में लेट हो जाएगी और उसके बाद वो शिवांश के साथ मीटिंग में जाने के लिए शिवांश के साथ केबिन से बाहर निकल गई। केबिन से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सोनाक्षी पर गई, जो उदास बैठी हुई थी। उसे देख वो समझ गई कि वो रुद्र के जाने से अपसेट है। फिर उसने शिवांश को रोकते हुए कहा, सर, क्या 1 मिनट हम सोनाक्षी से मिल लें? वो बहुत अपसेट है। आज उसकी बात पर शिवांश ने सोनाक्षी को एक नज़र देखा और फिर हाँ कहकर बाहर की तरफ चला गया। गौरी सोनाक्षी के पास गई और बोली, सोना, हम आज किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाएंगे, इसलिए आज तुम ध्यान से घर जाना। ओके, सोनाक्षी ने उसकी बात पर मुंह बनाते हुए कहा, आज तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। गौरी मुस्कुराती हुई बोली, अरे तुम परेशान क्यों होती हो?
रुद्र जल्दी वापस आ जाएंगे। सोनाक्षी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, वैसे मुझे तुझे कुछ दिखाना था। गौरी बोली, वो क्या? फिर सोनाक्षी ने अपने कॉलर के पीछे छुपाया हुआ वो पेंडेंट गौरी को दिखाया और बोली, आज रुद्र ने मुझे जाने से पहले प्रपोज किया और ये पेंडेंट दिया। उसकी बात सुनकर गौरी हैरानी से बोली, तो तुमने क्या कहा? सोनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने हाँ कहा, और क्या? उसकी बात सुन गौरी ने खुशी से उसे जोर से गले लगा लिया और बोली, हम बहुत खुश हैं सोना तुम्हारे लिए। सोनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी गौरी का फोन बजा जिस पर मिस्टर सड़ू नाम फ्लैश हो रहा था। जिसे देख गौरी ने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, भाई सोना अब हम चलते हैं, वरना ये मिस्टर सड़ू वहीं से बैठे बैठे हमें गोली मार देंगे। उसकी बात पर दोनों ही हंस दी और गौरी वहां से चली गई। पीयूष दूर से ही गौरी को जाते हुए देख रहा था। फिर वो सोनाक्षी के पास आते हुए बोला, सोनाक्षी आज तुम्हारी दोस्त काफ़ी खुश लग रही थी, कोई खास बात है क्या? सोनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा ही खुश रहती है। इतना बोल वो अपने काम में लग गई। वहीं पीयूष अपने हाथों को मसलते हुए खुद से बोला, कोई तो चक्कर चलाना ही पड़ेगा इसे अपने काबू में लाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो ये हाथ में नहीं आने वाली है। इधर शिवांश कार में बैठा गौरी का ही वेट कर रहा था और वो गुस्से से बोला, ये लड़कियां हर चीज़ में इतना टाइम क्यों लगाती हैं? देव जो आगे की पैसेंजर सीट पर बैठा था वो हंसते हुए बोला, अब अगर मैं लड़की होता तो तुझे बताता भी, लेकिन बदकिस्मती से मैं खुद एक लड़का हूँ। उसकी बात सुन सूरज हंस दिया तो शिवांश उसे घूरते हुए बोला, सूरज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल तुम्हें बहुत हंसी आती है। उस गौरी के साथ रह रहकर तुम भी बिना मतलब हंसना सीख गए हो। शिवांश ये बोल ही रहा था कि तभी गौरी ने कार का डोर ओपन किया और उसने शिवांश की वो आखिरी लाइन भी सुन ही ली थी। गौरी ने उस बात पर उस समय कुछ रिएक्ट नहीं किया और कार में बैठ गई और उसके बैठते ही सूरज ने कार आगे बढ़ा दी। कार में एकदम शांति पसरी हुई थी कि तभी देव ने गौरी से सवाल किया। वो बोला, क्या हुआ गौरी, आज बहुत शांत हो, सब ठीक है ना? गौरी बोली, जी हम ठीक हैं। वो बस किसी को हमारा बेवजह मुस्कुराना बुरा लगता है ना, इसलिए हम ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही मुस्कुरा रहे हैं। और इतना बोल उसने एक नज़र उठाकर शिवांश को देखा जो अभी तक अपने फ़ोन में ही देख रहा था। लेकिन उसकी बात सुन उसकी नज़र गौरी पर चली गई। देव और सूरज भी समझ गए थे कि यह ताना गौरी ने शिवांश को ही दिया है। शिवांश ने उसे घूर कर देखा और फिर धीरे से कहा, ड्रामा। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो मीटिंग लोकेशन पर पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ अभय अपने विला में शान से बैठा था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वो आदमी अभय से बोला, सर खबर बिल्कुल पक्की है, शिवांश सिंह रायजादा आज एक मीटिंग के लिए गैलेक्सी हेवेंस गया है। अभय मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरा बहुत मन है आतिशबाजी देखने का, तो क्यों ना थोड़ी दिवाली मना ली जाए। ये बोलते हुए उसने अपने एक खास आदमी की तरफ देखा जिसका नाम रघु था। अभय का इशारा समझते ही रघु ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। वहीं कुछ देर बाद शिवांश की मीटिंग ओवर हुई और वो सभी लोग वापस जाने के लिए निकल गए। शिवांश के सामने कार आकर रुकी तो शिवांश ने घूर कर एक नज़र कार को देखा और फिर देव को अपने पास बुलाकर कुछ कहा तो देव हैरानी से उसे देखने लगा और फिर वो सभी लोग कार में बैठकर वहां से निकल गए। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद एक सुनसान रास्ते पर शिवांश की गाड़ियों का काफिला रुका और शिवांश, सूरज और देव गाड़ी से उतर गए। गौरी अभी भी कार में बैठी थी। उसे बैठा देख तीनों ही उसे देखने लगे तो शिवांश ने कहा, तुम्हें उतरने के लिए अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। गौरी उसकी बात सुन बोली, लेकिन हम सभी यहाँ क्यों उतर रहे हैं? शिवांश वहां से जाते हुए बोला, अगर तुम्हें उड़ने का शौक हो तो यहीं बैठी रहो। उसकी बात सुन गौरी जल्दी से कार से उतरते हुए बोली, अरे आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? रुकिए, हम भी आ रहे हैं। इतना बोल वो जल्दी से कार से उतरी और शिवांश के पीछे पीछे भागने लगी। भागते हुए जैसे ही वो शिवांश के करीब आई तो हाँफते हुए बोली, आप मिल्खा सिंह के रिश्तेदार हैं क्या? कितनी तेज चलते हैं। उसकी बात पर देव और सूरज दोनों ही हंस दिए तो शिवांश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, अब तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं तो इसमें किसी की क्या गलती है? उसकी बात पर गौरी मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली, आपने इनडायरेक्टली हमारी हाइट का मजाक उड़ाया। शिवांश मीना उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं डायरेक्टली भी उड़ा सकता हूँ। और इतना बोल वो हल्के से मुस्कुरा दिया और गौरी का मुंह बन गया। वहीं देव और सूरज दोनों की नोक झोंक को बहुत एंजॉय कर रहे थे। देव बोला, मैंने पहली बार शिवांश को किसी से इतनी बातें करते हुए देखा है।
इतनी बातें तो शिवास अपने घर वालों से भी नहीं करता है। सूरज भी मुस्कुराते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं भैया, इन दोनों को देखकर लगता है जैसे मेड फॉर ईच अदर हो। वही शिवांश और उसके सभी गार्ड्स चलते हुए रोड से कुछ दूरी पर आ गए थे। गौरी भी उन सभी के साथ खड़ी थी और वो रोड पर खड़ी सभी गाड़ियों की तरफ देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शिवांश उसके सामने आया और उसने हेडफोन गौरी के कानों पर लगा दिया। गौरी ने उसके ऐसा करने पर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। गौरी को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो जैसे ही उस हेडफोन को उतारने लगी कि तभी उसकी नज़रें सामने गईं, जहां उसने एक गाड़ी को ब्लास्ट होते देखा। यह देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने डर की वजह से पास खड़े शिवास की बाजू दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली। उसके ऐसे करने पर शिवास ने उसे देखा, जिसने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। शिवास को ना जाने क्या हुआ कि शिवास ने भी अपना एक हाथ उसके हाथों पर रख दिया। शिवास अपने सामने खड़ी गाड़ियों को ब्लास्ट होते देख रहा था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल कहीं गायब हो गई और उसने गौरी को कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अपनी कमर से गन निकाली और एक डायरेक्शन में शूट कर दिया। यह होते ही गौरी की नज़रें शिवाज के चेहरे पर गईं, जो इस वक्त बहुत कठोर था। उसने जब शिवाज के हाथों में गन देखी तो वो चौंक गई। वहीं शिवाज के शूट करते ही उसके सभी गार्ड चौकन्ने हो गए और उन सभी ने भी शूट करना शुरू कर दिया। शिवाज और उसके गार्ड जैसे जैसे शूट कर रहे थे, वैसे वैसे किसी न किसी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। गौरी अपने सामने के नज़ारे को देखकर काफ़ी डरी हुई थी। वहीं वहां मौजूद किसी भी इंसान के चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं थी, जैसे कि उन्हें इन सब की आदत हो। कुछ देर यूं ही गोलियों की बारिश होने के बाद अब सब कुछ शांत हो चुका था, जिसे देख शिवांश ने एक नज़र गौरी को देखा, जिसने उसके ब्लेजर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रखा था और अपने सर को शिवांश के सीने में छिपा रखा था। शिवांश ने उसके कानों से वो हेडफोन हटाया तो गौरी ने अपना सर उठाकर उसे देखा। शिवांश ने बिना किसी भाव के कहा, मूवी खत्म हो चुकी है, तो अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। उसके ऐसे कहने पर गौरी ने डरते हुए चारों तरफ देखा और शिवांश को छोड़ दिया। लेकिन वो जैसे ही शिवांश से दूर होने को हुई कि तभी शिवांश ने उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही गौरी थोड़ी दूर जा गिरी। उसके सेक्शन से सभी हैरान थे। तभी देव ने जाकर गौरी को उठाया और बोला, तुम ठीक हो ना गौरी? गौरी ने उठते हुए अपने हाथ साफ किए और बोली, हम ठीक हैं। तभी देव गुस्से से पलटा और जैसे ही वो शिवांश से कुछ कहने को हुआ कि तभी शिवांश ने एक सूट किया और सभी के कानों में एक चीख की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही सभी ने सामने की तरफ देखा तो एक आदमी कुछ ही दूर पर गिरा हुआ था। शिवांश ने अपने गार्ड से कहा, उसका फ़ोन लेकर आओ। उसके कहने पर गार्ड गया और जल्दी से उस मरे हुए आदमी के पॉकेट से फ़ोन निकाल कर ले गया, जो इस वक्त रिंग हो रहा था। गार्ड ने फ़ोन शिवांश को पकड़ाया तो शिवांश ने कॉल पिक करते हुए फ़ोन कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से रघु खुशी से बोला, तो खत्म कर दिया शिवांश सिंह राजदादा को? शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, शिवांश सिंह राजदादा को खत्म करने के लिए उस अभय को 100 जन्म लेने होंगे। तो बता देना अपने मालिक को कि शिवांश सिंह राजदादा के एक आदमी तक को उसकी पूरी फौज मिलकर नहीं मार पाई है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उस फोन को अपने जूतों से मसलकर तोड़ दिया। शिवांश ने सूरज की तरफ देखा और बोला, इन सारे आदमियों को कल सुबह तक अभय के घर पहुंचा देना। और इतना बोल वो आगे बढ़ गया। तभी गौरी की नज़र शिवांश के हाथ पर गई, जहां से उसे कुछ बहता हुआ सा नजर आ रहा था। वो जल्दी से शिवांश के पास गई और जाकर उसने शिवांश का हाथ पकड़ा कि तभी शिवांश के मुंह से दर्द भरी एक आह निकली, जिसे देख देव और सूरज भी उसके पास आ गए। देव ने शिवांश के हाथ को देखा तो परेशान होते हुए बोला, शिवांश तुझे तो गोली लगी है। शिवांश ने अपने हाथ की तरफ देखा और बोला, घर चलते हैं। और इतना बोल वो आगे बढ़ गया। गौरी को अब समझ आया था कि शिवांश ने उसे उस वक्त धक्का क्यों मारा था, क्योंकि वो गोली गौरी को लगने वाली थी, जिसे शिवांश ने अपने ऊपर ले ली। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां की हवा कुछ तेज हो गई और एक चौपर आकर कुछ दूरी पर उतरा। शिवांश ने एक नज़र गौरी को देखा और फिर सूरज से कहा, उसे घर छोड़ दो। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी गौरी जल्दी से उसके पास आई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं हम घर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। उसकी बात सुन शिवांश ने अपने हाथ को कसकर पकड़ते हुए दर्द भरी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा,
तुम्हारा दिमाग खराब है, चुपचाप अपने घर जाओ। गौरी चिल्लाते हुए बोली, आप हमारी बात सुनिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप? देव ने उन दोनों को बहस करते देखा तो शिवांश से बोला, शिवांश अभी हमें चलना चाहिए और उसे साथ आने दे, वहां पहुंचकर उसे घर भेज देंगे। यह सुन शिवांश ने गुस्से से गौरी को देखा और जाकर चौपर पर बैठ गया। देव और गौरी भी चौपर में बैठ गए और बाकी सभी गार्ड्स और सूरज कुछ दूर पर खड़ी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गए। पायलट ने चौपर उड़ाया और रायजादा मेंशन जाने के लिए उड़ान भर ली। उस जगह से रायजादा मेंशन की दूरी काफी थी और शिवांश की गोली को जल्द से जल्द निकालना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके हाथ से काफी खून बह रहा था। गौरी अभी भी शिवांश को देखकर रोई जा रही थी, क्योंकि शिवांश का चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था और दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। देव ने भी डॉक्टर को कॉल करके मेंशन आने को कह दिया था। शिवांश आंख बंद करके बैठा हुआ था। गौरी ने उसे इस हालत में देखा तो अपने दुपट्टे से पहले शिवांश के चेहरे के पसीने को साफ किया। उसके ऐसा करने से शिवांश ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा, लेकिन गौरी को उसके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसके चेहरे को साफ करती रही। फिर उसने अपने दुपट्टे से ही शिवांश की हथेली में लगे खून को साफ किया। शिवांश बस एक नज़र उसे ही देख रहा था और देख पा रहा था गौरी के चेहरे पर वो दर्द जो शिवांश के दर्द को देखकर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। देव भी उन दोनों को ऐसे देख हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं गौरी इन सबसे अनजान थी। गौरी ने देखा कि शिवांश की बाजू से खून बहे जा रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना दुपट्टा निकाला और उसे शिवांश की बाजू पर बांधने लगी। उसे ऐसा करते देख शिवांश ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा, उसे रोकते हुए कहा, आर यू मैड? ये क्या कर रही हो तुम? गौरी ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो शिवांश ने गुस्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अपना दुपट्टा क्यों उतार रही हो? गौरी बोली, आपकी बाजू से खून बह रहा है और उसे रोकना जरूरी है। देव ने भी जब गौरी को ये करते देखा था तो उसे भी काफी अजीब लगा, लेकिन अब उसे उसके ऐसे करने का मतलब समझ आया। वहीं शिवांश ने जब गौरी की बात सुनी तो गुस्से से बोला, चुपचाप ये दुपट्टा ओढ़ लो, समझी? और मुझे तुम्हारी इस हेल्प की जरूरत नहीं है। और ये बोलते हुए उसने अपना हाथ गौरी के हाथ से छुड़ा लिया। गौरी ने उसकी बात को इग्नोर किया और जैसे ही दोबारा शिवांश का हाथ पकड़ना चाहा, तभी शिवांश गुस्से से अपनी उंगली गौरी की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, डोंट यू डियर। वो अभी इतना बोल ही पाया था कि गौरी ने उसकी पॉइंट की उंगली को अपनी एक उंगली में फंसाकर नीचे कर दिया और गुस्से से चिल्लाते बोली, चुप, एकदम चुप। उतनी देर से हम आपकी बकवास सुन रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, यह सोचकर कि आपको गोली लगी है, लेकिन आप हमारे चुप रहने का फायदा उठा रहे हैं और हमारे सर पर ही चढ़कर तांडव कर रहे हैं। उसके ऐसे चिल्लाने पर चौपर में मौजूद सभी लोग हैरानी से गौरी को देखने लगे थे। देव तो आंखें फाड़े गौरी को देख रहा था, क्योंकि यह पहली बार था कि कोई शिवांश से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। और वही शिवांश भी इस वक्त शॉक्ड था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी गौरी ने अपने दुपट्टे को उसकी बाजू पर बांधते हुए कहा, अगर पहले ही ऐसे शांत बैठते तो डांट नहीं खानी पड़ती ना। और इतना बोल उसने वो दुपट्टा कसकर बांध दिया और फिर शिवांश की तरफ देखने लगी, जो अभी भी गुस्से से उसे ही देख रहा था। वहीं देव ने अपना ब्लेजर निकाला और बिना गौरी की ओर देखे उसे उसके आगे बढ़ा दिया। गौरी ने भी मुस्कुराकर वो ब्लेजर लिया और उसे पहन लिया। कुछ ही देर में वो चौपर राजदादा मेंशन के टेरिस पर बने हेलीपैड पर लैंड हुआ और देव ने शिवांश को सहारा देकर नीचे उतारा और फिर उसे मेंशन के अंदर ले आया। मेंशन में डॉक्टर्स की टीम पहले से ही मौजूद थी और शिवांश को मेंशन में बने एक स्पेशल रूम में ले जाया गया, जहां पहले से ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थीं। सूरज और बाकी गार्ड्स भी कुछ देर में मेंशन आ चुके थे। देव, गौरी और सूरज उस रूम के बाहर खड़े थे और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी गौरी की नज़र पूरे घर पर गई और उसने देव से कहा, घर इतना खाली क्यों हुआ? घर में कोई है नहीं क्या? देव ने कहा, नहीं, सब लोग जा चुके हैं। गौरी सवालिया नजरों से देव को देखते हुए बोली, जा चुके हैं मतलब? सूरज ने कहा, गौरी दी, वास तो हमेशा से यहाँ अकेले ही रहते हैं। वो तो उनकी सगाई थी, इसीलिए सब यहाँ आए हुए थे, वरना तो सभी अलग अलग रहते हैं। गौरी को यह सुनकर काफी अजीब लगा और वो जानना तो चाहती थी कि सबके अलग रहने की वजह क्या है, लेकिन उसे ये पर्सनल सवाल पूछना ठीक नहीं लगा, तो उसने बस ओ कहा और चुप हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो सभी उन्हें बेचैनी भरी नजरों से देखने लगे। डॉक्टर ने सभी की बेचैनी को भांपते हुए कहा, सर अभी बिल्कुल ठीक है, गोली उन्हें बस छूकर निकली है,
इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यह सुन सभी के चेहरे पर एक सुकून था। डॉक्टर ने कहा, लेकिन उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो ख्याल रखिएगा कि वो अपने उस हाथ से ज़्यादा कोई काम ना करें। इतना बोल डॉक्टर वहाँ से चले गए। देव रूम में गया तो उसने देखा कि शिवांश आंख बंद किए लेटा हुआ है। गौरी और सूरज बाहर से ही शिवांश को देख रहे थे। गौरी की आंखें अभी भी भीगी हुई थीं। उसे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि शिवांश ने उसे बचाने की कोशिश में खुद को घायल कर लिया था। वहीं सूरज ने गौरी को देखा तो उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था और गिरने की कुछ जगह से वो फट भी गए थे। सूरज बोला, गौरी दी, हमें लगता है आपको कपड़े बदल लेने चाहिए। आपके कपड़े भी गंदे हो गए हैं। गौरी ने उसकी बात सुनी, एक नज़र खुद को देखा तो उसकी बात गौरी को ठीक लगी। गौरी ने अपना बैग जो सोफे पर रखा था उसमें से कपड़े निकाले और एक मेड के साथ चली गई। एक रूम में जाकर गौरी ने चेंज किया और खुद को शीशे में देखते हुए बोली, अच्छा हुआ कि आज हमने माँ के कहने पर एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े रख लिए थे, वरना तो घर जाकर माँ को क्या जवाब देते। फिर वो बेड पर बैठकर अपने हाथ में लगी उस खरोच को देखने लगी जो शिवांश के धक्का देने की वजह से गौरी को गिरते हुए लगी थी। गौरी खुद से बोली, आज तक तो हम बस यही सोचते थे कि न जाने क्यों ये सड़ू सिंह रायजादा अपने साथ इतने सारे गार्ड्स लेकर घूमते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देख हमें समझ आ रहा है कि उन्हें प्रोटेक्शन की कितनी ज़रूरत है। फिर गौरी की आंखों के सामने वो पल आया जब शिवांश, देव, सूरज और बाकी सभी गार्ड्स बिना किसी डर के गोलियां चलाए जा रहे थे। गौरी को वो पल याद आते ही उसके रेंगटे खड़े हो गए और वो बोली, ये सभी लोग कितने खतरनाक हैं। हमने तो आज तक सिर्फ मूवीज़ में ऐसी गोलियां चलते देखी हैं, लेकिन पहली बार सामने से ऐसा कुछ होते देखा है हमने। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेड कमरे में आई और बोली, मैडम आपको देव सर बाहर बुला रहे हैं। उसकी बात पर गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और मेड के साथ ही हॉल में आ गई। देव और सूरज दोनों ही हॉल में बैठे थे। गौरी को हॉल में आता देख दोनों की नज़र उस पर चली गईं और दोनों को गौरी को देख काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। गौरी बोली, सर आपने हमें बुलाया? देव ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। गौरी ने देव के चेहरे पर बिखरी परेशानी को भांपते हुए कहा, जी कहिए। देव बोला, देखो गौरी, आज जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए काफ़ी शॉकिंग था वो सब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम किसी से भी कोई बात नहीं करो। गौरी बोली, आप परेशान मत होइए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सूरज बोला, रात काफ़ी हो चुकी है, तो मुझे लगता है अब गौरी दी को घर भेज देना चाहिए। उसकी बात पर देव ने हाँ में सिर हिलाया और सूरज से कहा, ठीक है, तो तुम गौरी को घर छोड़ आओ। उन दोनों की बातों को सुनकर गौरी थोड़ी हिचकिचाती बोली, अगर आप सबको ठीक लगे तो क्या हम एक बार शिवाज सर को देख सकते हैं? उसकी बात पर देव और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर देव ने कहा, वो अभी अपने कमरे में है, तुम वहां जाकर देख सकती हो उसे। उसकी बात सुन गौरी शिवांश के कमरे की तरफ चली गई। गौरी शिवांश के कमरे के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि शिवांश अपने बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे ही वो हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रख के पानी के गिलास को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गौरी ने देखा कि ऐसा करते वक्त शिवांश को काफ़ी दर्द हो रहा था। गौरी बिना सोचे समझे शिवांश के कमरे में आई और थोड़े गुस्से से बोली, आपके घर में इतने नौकर हैं, आप उनमें से किसी को आवाज़ नहीं लगा सकते हैं अपनी हेल्प के लिए? शिवांश, जिसे इस वक्त अपने कमरे में किसी के भी आने की उम्मीद नहीं थी, वो अचानक से गौरी को वहाँ देख थोड़ा चौंक गया और बोला, तुम यहाँ? गौरी बोली, जी हम यहाँ, हम जाने से पहले सिर्फ आपको देखने आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि आप यहाँ खतरों के खिलाड़ी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी बातें सुन शिवांश गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो। और इतना बोलकर वो वापस से पानी का गिलास पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसे वापस से ऐसा करते देख गौरी बोली, अगर आप हमसे हेल्प मांग लेंगे तो आपके एटीट्यूड के गोदाम में कमी नहीं आ जाएगी। शिवांश ने गुस्से से उसे देखा और बोला, और अगर तुम बिना बकबक किए पानी का गिलास दे दोगी तो तुम्हारी हाइट भी कम नहीं हो जाएगी। दोबारा से अपनी हाइट पर कमेंट सुन गौरी का मुंह बन गया
लेकिन वो कुछ नहीं बोली और झुककर शिवांश को सहारा देकर उठाने लगी। उसे अपने करीब आता देख शिवांश की भौहें सिकुड़ गईं और वो बोला, ये क्या कर रही हो तुम? गौरी ने मुंह बनाकर शिवांश को देखा और बोला, हम आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लेटे लेटे तो आप पानी पी नहीं सकते हैं ना, इसलिए। इतना बोल वो शिवांश को सहारा देकर उठाने लगी और ये करते हुए गौरी शिवांश के काफी करीब आ चुकी थी, जिसकी वजह से शिवांश की नजरें गौरी के चेहरे पर जम गई थी। शिवांश ने अपनी लाइफ में बहुत सी लड़कियां देखी थी जो महंगी ड्रेसेस और हैवी मेकअप से लदी रहती थीं और उसे लगता था कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं जो खुद को मेकअप की दुकान के पीछे छुपा कर रखती हैं। लेकिन गौरी से मिलने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि कोई सादगी में भी इतना खूबसूरत लग सकता है। शिवांश की नज़रें गौरी के उस खूबसूरत चेहरे से हटी नहीं रही थीं कि तभी उठने की वजह से शिवांश को अपनी बाजू में खिंचाव और दर्द महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसका ध्यान गौरी से हटकर अपनी बाजू पर चला गया। वहीं गौरी को जब यह एहसास हुआ तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया। उसे ऐसे बच्चों की तरह कान पकड़ते देख शिवांश अपनी स्माइल जो उसके चेहरे पर कब की आ चुकी थी उसे रोक ही नहीं पाया और बोला, पानी मिलेगा अब मुझे? उसकी बात सुन गौरी ने जल्दी से शिवांश को पानी का गिलास पकड़ा दिया। शिवांश की नजरें पानी दे रही गौरी के कपड़ों पर गई तो वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और बोला, ये कपड़े किसके मांग कर पहने हैं तुमने? गौरी ने उसके सवाल पर खुद को एक नज़र देखा और बोली, ये हमारे ही कपड़े हैं और आपको क्यों लगता है कि हमने ये किसी से मांगे हैं? शिवांश उसे देखते हुए बोला, क्योंकि पहली बार तुम्हें इन कपड़ों में देखा है, इसलिए। दरअसल गौरी ने इस वक्त एक ब्लू बैगी जीन्स के साथ एक ओवर साइज टी शर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों का एक मेसी बन बनाया हुआ था, जिसमें वो एक कॉलेज गर्ल लग रही थी और बहुत क्यूट भी। शिवांश की बात पर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, वो हम ऐसे कपड़े कभी कभी पहनते हैं, इसीलिए। उसकी बात पर शिवांश कुछ नहीं बोला और बस पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद शिवांश ने गिलास टेबल पर रखा और कहा, वैसे तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी? गौरी बोली, वो हम जाने से पहले एक बार आपको देखने आए थे और आपको थैंक यू भी कहना था। उसकी बात पर शिवांश उसे गौर से देखने लगा तो गौरी बोली, थैंक यू आज हमें बचाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो वो इतना बोल ही पाई थी कि शिवांश ने उसकी बात बीच में काटते हुए सपाट लहजे में कहा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और काफ़ी रात हो गई है तो तुम्हें घर जाना चाहिए। उसकी रूड टोन सुन गौरी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी तो शिवांश बोला, और घर जाकर अपने हाथ में लगी खरोंच पर दवाई लगा लेना। उसकी आवाज़ सुन गौरी ने अपने हाथ को देखा और फिर मुस्कुराकर वहां से चली गई। सूरज गौरी को उसके घर छोड़ने जा रहा था। सूरज कार ड्राइव कर रहा था। गौरी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। सूरज बोला, गौरी दी, आज आप काफ़ी डर गई होंगी ना वो सब कुछ देखकर? गौरी बोली, हाँ काफ़ी ज़्यादा। हमने तो ये सब पहली बार देखा, लेकिन आप सबको देखकर लग रहा था कि जैसे आप लोगों के लिए आम बात है। और सूरज तुम्हें देखकर तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि तुम गन चलाना जानते हो। सूरज उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, यह हमारा हिडन टैलेंट है और आपने ठीक कहा कि यह सब हमारे लिए आम बात है, क्योंकि बॉस पर ऐसे अटैक कभी भी हो सकते हैं ना, इसीलिए। उसकी बात सुन गौरी परेशान होते हुए बोली, मतलब? सूरज एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आज बॉस जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के लिए दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बनाने पड़ते हैं और बस उनके वही दुश्मन है जो अपनी नाकामयाबी की खुंदस निकालने के लिए ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम है अभय राणा का। यह नाम सुनते ही गौरी को कुछ याद आया और वो बोली, ये वही अभय राणा तो नहीं है जो कुछ दिन पहले ऑफिस में आया था? सूरज ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ वही है अभय राणा, और उससे दुश्मनी तो पुरानी है, लेकिन बॉस ने भी आज तक उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दी है, क्योंकि बॉस हमेशा उससे दो कदम आगे की सोचते हैं। और आज भी उन्होंने बस अपनी कार पर लगी मिट्टी की वजह से ये भांप लिया कि जरूर गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। तभी तो उन्होंने एक सुनसान जगह पर गाड़ियां रुकवाई थी। दरअसल जब शिवांश अपनी मीटिंग खत्म कर होटल से बाहर निकला और उसके सामने आकर उसकी कार रुकी तो उसकी नज़र अपनी कार पर गई, जहाँ थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी।
उसे दूर से देख कर यह साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी कुछ देर पहले ही लगी है, क्योंकि वो मिट्टी गीली थी। शिवांश ने एक नज़र अपने आसपास खड़े सभी लोगों के जूतों को देखा, ये जानने के लिए कि कहीं उसके किसी गार्ड के जूते से तो नहीं लगी है ये मिट्टी। लेकिन सभी को एक नज़र देखने के बाद उसे पता चल गया था कि ज़रूर ये किसी और का काम है। और जिस पार्किंग एरिया में शिवांश की कार खड़ी होती थी, उस एरिया में शिवांश के गार्ड्स के अलावा किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि ज़रूर किसी और ने उसकी कार में कोई छेड़खानी की है। गौरी ये सब सुनकर हैरानी से बोली, शिवांश सर को तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। मतलब मिट्टी और जूते देखकर पता लगा लिया कि कुछ गड़बड़ है। सूरज हंसते बोला, अभी आपने बॉस को ठीक से जाना ही नहीं है। तो अपने आप में ही वन मैन आर्मी है। आपने देखा ही होगा कि कैसे सिर्फ हल्की सी आवाज़ सुनते ही उन्होंने बिल्कुल सही डायरेक्शन में शूट किया था, और उन्होंने हम सबको भी ऐसी ट्रेनिंग दी है। सूरज की बात सुन गौरी उस पल में वापस चली गई जब शिवांश उसे अपने सीने से लगाए शूट किए जा रहा था। उस वक्त शिवांश कितना हैंडसम लग रहा था कि गौरी अपने आसपास क्या हो रहा है वो सब भूल गई थी। उसे अगर कुछ दिख रहा था तो वो था शिवांश का बिना किसी एक्सप्रेशन का चेहरा। तभी झटके से कार रुकी और गौरी अपने ख्यालों से बाहर आई। सूरज बोला, गौरी दी, आपका घर आ गया है। गौरी ने देखा तो कार सच में उसकी कॉलोनी के बाहर ही रुकी हुई थी। गौरी ने मुस्कुराकर सूरज को बाय कहा और अपने घर की तरफ चली गई। सूरज गौरी को जाते हुए देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उस पर बिग बॉस नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक की तो सामने से एक कठोर आवाज़ आई, वो चली गई घर? सूरज बोला, यस बॉस, बस अभी कॉलोनी के बाहर ही कार रोकी है। दूसरी तरफ से फिर से वही आवाज़ आई, जब तक वो घर के अंदर ना चली जाए वहाँ से हिलना मत। सूरज बोला, यस बॉस। दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई। सूरज ने मुस्कुराकर एक नज़र अपने घर में एंटर कर रही गौरी को देखा और फिर फ़ोन को, और फिर बोला, दोनों के एहसास हो या ना हो, ये दोनों एक दूसरे की फिक्र तो बहुत करते हैं। और इतना बोल वो वापस से रायजादा मेंशन जाने के लिए निकल गया। दूसरी ओर शिवांश अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था और तभी उसके फ़ोन पर एक मेल आई। शिवांश ने मेल ओपन की तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शिवांश ने पूरी मेल पढ़ी और फिर किसी को कॉल किया, और कॉल पिक होने के बाद वो अपनी सख्त आवाज़ में बोला, जो इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की है क्या वो बिल्कुल सही है? दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, यस बॉस, मैंने खुद वहाँ जाकर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और आप तो जानते ही हैं कि मैं अपना काम कितने एक्यूरेट तरीके से करता हूँ। उसकी बात पर शिवांश कुछ नहीं बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसकी नज़र फ़ोन पर दिख रही फ़ोटो पर गई और वो गुस्से से बोला, अगर ये बिल्कुल सच है तो मैं इसका रिवेंज ज़रूर लूँगा। तुम्हारा बाप न सही तो तुम सही। वो अभी ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके कमरे में देव आया और उसे फ़ोन यूज़ करते देख बोला, शिवांश, तुझे आराम करना चाहिए और तू है कि फ़ोन में लगा हुआ है। शिवांश फ़ोन साइड टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे गोली सिर्फ छूकर निकली है तो उसमें इतना परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। देव सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं नहीं, बल्कि कोई और तेरे लिए परेशान हो रहा था, जिसने मुझे कहा है कि तेरा पूरा ख्याल रखने के लिए। उसकी बात पर शिवांश ने एक नज़र देव को देखा और पूछा, कौन है वो? देव मुस्कुराते हुए बोला, भाई जिसे बचाने के लिए तूने ये गोली खाई है। उसकी बात सुन शिवांश को गौरी का चेहरा याद आ गया और उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई। लेकिन देव को कुछ जाहिर न करते हुए शिवांश नॉर्मल टोन में बोला, देव, तुझे एक फोटोग्राफ दी थी और उसके बारे में पता लगाने को कहा था, तो क्या हुआ उसका? देव उसके सवाल पर थोड़ा नर्वस होते हुए बोला, वो शिवांश, उस काम के बारे में तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन तू परेशान मत हो, मैं एक दो दिन में पता लगाता हूँ उस बारे में। अच्छा, तू रेस्ट कर, मैं भी चलता हूँ। इतना बोल देव बिना किसी देरी के सोफे से उठा और कमरे से बाहर चला गया। शिवांश उसे जाते देख तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ देव, और तेरा चेहरा देखकर मैं बता सकता हूँ कि तू कब मुझसे सच कह रहा है और कब झूठ। दूसरी ओर देव अपने कमरे में था और एक फाइल को देख रहा था, और उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थी। देव फाइल देखते हुए बोला, मुझे इस फाइल को भी अभी डिस्ट्रॉय करना होगा,
क्योंकि अगर गलती से भी ये शिवांश के हाथ लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जितना मैं शिवांश को जानता हूँ वो इन सब का बदला उससे ही लेगा, चाहे इसमें उसकी कोई गलती ना हो। इतना बोल उसने पॉकेट से लाइटर निकाला और उस फाइल को जला दिया। और उस फाइल को जलते देख देव खुद से बोला, मैं कभी भी ये सच्चाई तुझ तक नहीं पहुंचने दूंगा शिवांश, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू उसके साथ कुछ भी गलत करे। कुछ देर बाद देव फ्रेश हुआ और जैसे वो हॉल में किसी काम से आया तो उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। देव थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि भव्या किसी मेड पर चिल्ला रही थी। भव्या उस मेड से गुस्से में बोली, इतनी बड़ी बात हो गई, भाई को गोली लगी और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। मेड सिर झुकाते हुए बोली, मैडम सॉरी, वो सर ने ही मना किया था कि आपको या किसी और को कुछ भी नहीं बताना है, इसलिए हमने। वो मेड इतना बोल ही पाई थी कि देव उनके पास आया और बोला, क्या हो रहा है ये सब। मेड ने सर झुकाए हुए ही कहा, सर वो मैडम नाराज हो रही हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बॉस के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी बात सुन देव ने उस मेड को जाने को कहा तो भव्या देव की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, भाई को गोली लगी तो तुम कहाँ थे? तुम तो उनके बॉडीगार्ड हो ना, तुम्हारे होते हुए उन्हें गोली कैसे लगी? उसे गुस्से में देख देव शांति से बोला, उसे गोली सिर्फ छूकर निकली है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसकी बात सुन भव्या शिवांश के कमरे की ओर जाने लगी तो देव ने उसे रोकते हुए कहा, वो अभी आराम कर रहा है तो बेटर होगा कि तुम कल उसे मिलो। भव्या ताना मारते हुए बोली, अब एक बॉडीगार्ड मुझे बताएगा कि मुझे अपने भाई से कब मिलना है और कब नहीं। देव ने बिना किसी भाव के कहा, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है और अगर इस वक्त तुम उसके पास गई तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जाना है या नहीं। भव्या ने कुछ सोचा और फिर शिवांश के कमरे में जाने का फैसला बदल दिया और अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन फिर पलटकर गुस्से से बोली, यह मत सोचना कि मैंने तुम्हारी बात मानी है। मैं बस भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं जा रही हूँ उनके पास। और इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई। देव ने उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो रूम में गई वैसे ही देव की हंसी निकल गई और वो बोला, बिल्कुल अपने भाई पर ही गई है कि गलती होते हुए गलती नहीं माननी है, और अगर माननी भी है तो पूरी अकड़ में। इतना बोल वो अपने कमरे में चला गया। दूसरी ओर गौरी अपने बिस्तर पर लेटी थी और खिड़की से झांक रहे चांद को निहारते हुए बस मुस्कुराए जा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट की वजह था शिवांश। गौरी अपने हाथ की खरोंच को देखकर बोली, समझ नहीं आता कि आप क्या हैं, वो जो पूरी दुनिया के सामने है, एकदम सड़ू और अकड़ू, या फिर वो जो बिना किसी को जताए ही सबकी इतनी फिक्र करते हैं। आज आपने हमें बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले ली, लेकिन उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। फिर गौरी ने एक गहरी सांस ली और बोली, पता नहीं हम आपको कब समझ पाएंगे, लेकिन इतना तो पता चल गया है हमें कि आप उतने भी बुरे नहीं हैं जितना लोगों के सामने बनने की कोशिश करते हैं। ये बोल वो मुस्कुराई और आंखें बंद कर सो गई। अगले दिन शिवांश, देव और सूरज डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी भव्या उनके पास आई और शिवांश की साइड वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, भाई कैसे हैं आप? मैं कल ट्रिप से वापस आई तब मैंने मेड को बात करते सुना कि आपको गोली लगी है। अगर कल मैं नहीं सुनती तो वो सब तो मुझे कोई बताता ही नहीं इन सब के बारे में। शिवांश कॉफ़ी पीते हुए बोला, मैं ठीक हूँ भव्या। भव्या नाराजगी से बोली, भाई लेकिन आपके बॉडीगार्ड के होते हुए भी अगर आपको गोली लगी है तो फिर बॉडीगार्ड के होने का फ़ायदा ही क्या है? क्यों आप फालतू में सैलरी दे रहे हैं उन कामचोर लोगों को? भव्या का यह ताना सीधे सीधे देव के लिए था, जिसे वहां बैठे वो तीनों समझ रहे थे। तभी शिवांश ने सख्त आवाज में कहा, भव्या बिहेव। मैं किसे सैलरी देता हूँ और किसे नहीं, उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भव्या शिवांश की डांट सुन चुप हो गई तो शिवांश ने कहा, वैसे कॉलेज ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? भव्या ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिवांश ने कहा, किसी को तुम्हारे बारे में पता तो नहीं है? भव्या मुंह बनाते बोली, हाँ भाई, किसी को नहीं पता कि मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं किसी को ना बताऊं ये सब। शिवांश कुछ नहीं बोला तो सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, भव्या दी, बॉस बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए बस। भव्या मुंह बनाती बोली, वो तो ठीक है,
लेकिन इस सच को छुपाने की वजह से पता भी है मुझे रोज रोज कॉलेज में क्या क्या सुनना पड़ता है। उसकी बात सुन शिवांश बोला, कौन तुम्हें क्या कहता है? भव्या बोली, मेरे आसपास की लड़कियां। पता भी है आपको कि वो क्या क्या बातें करती हैं आपके बारे में? शिवांश ने भव्या को बिना देखे ही टेबल पर रखे टैब की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा, क्या कहती हैं? भव्या बोली, यही कि आप कितने हैंडसम हैं, कितने हॉट हैं। और आपको पता है मेरी एक फ्रेंड को आपके साथ वन नाइट स्टे। वो इतना बोल ही पाई थी कि शिवांश ने उसे घूर कर देखा तो भव्या चुप हो गई। और वहीं देव और सूरज भव्या की बातों पर मुंह पर हाथ रखे अपनी अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। शिवांश बिना कुछ बोले टेबल से उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते देख भव्या मासूमियत से बोली, लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा जो भाई को गुस्सा आ गया? सूरज हंसते हुए बोला, भव्या दी, अगर आप बॉस के सामने उन्हीं के बारे में ऐसी बातें करेंगी तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही ना। इतना बोल सूरज और देव हंसते हुए वहां से चले गए। भव्या उन्हें जाते हुए देख बोली, अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो ये लोग इतना हंस रहे हैं? ये सोचते हुए वो बस अपना नाश्ता करने लगी। वहीं शिवांश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी देव उसके कमरे में आया और उसे रेडी होते देख बोला, शिवांश तू कहाँ जा रहा है? शिवांश उसे एक नज़र देखते हुए बोला, भव्या का असर लगता है तुझ पर भी हो गया है, इसलिए तू भी बिना सिर पैर की बातें करने लगा है। रोज मैं ऑफिस जाता हूँ तो आज भी ऑफिस ही जाऊंगा ना। देव उसकी बात सुन बोला, लेकिन शिवांश तुझे कल ही गोली लगी थी और आज तो ऑफिस। शिवांश उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, ये पहली बार तो नहीं है ना कि मैं इस कंडीशन में ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोल वो अपना ब्लेजर पहनते हुए रूम से बाहर आ गया। देव भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, लेकिन शिवांश तुझे रेस्ट करना चाहिए, और गौरी ने भी तो कहा था कि। शिवांश उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, गौरी ने क्या कहा था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता है तुझे उससे फर्क पड़ने लगा है, नहीं? शिवांश की बात सुन देव उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। शिवांश मेंशन से बाहर जाते हुए बोला, मतलब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। देव को कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी उसके पीछे पीछे ही मेंशन से बाहर आ गया। इधर गौरी ऑफिस पहुंच चुकी थी और मीटिंग हॉल में आज की मीटिंग की तैयारी कर रही थी और खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। गौरी बोली, अजीब आदमी है ये भी। बोला था हमने कि आज आराम कीजिएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो काम का बुखार चढ़ा है। जैसे कि एक दिन काम नहीं करेंगे तो पहाड़ टूटकर नीचे गिर जाएगा। वो अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी मीटिंग हॉल में पीयूष आया और उसे ऐसे खुद में बड़बड़ाते देख बोला, गौरी ये तुम अकेले में किससे बात कर रही हो? पहले तो गौरी उसे देखकर चौंक गई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर बोली, सर आप यहाँ? हम तो बस ऐसे ही खुद से ही बातें कर रहे हैं। पीयूष उसके पास आते हुए मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो ये भी टैलेंट है तुम में? गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से स्माइल पास कर दी और अपना काम करने लगी। वहीं पीयूष चेयर पर बैठा गौरी को ऊपर से नीचे तक एक हवस भरी नजरों से देख रहा था। कभी उसकी नजरें गौरी के चेहरे पर जाती तो कभी उसके बदन पर, और ये करते हुए वो अपनी उंगलियां अपने ही होठों पर फेर रहा था। तभी उस मीटिंग हॉल का दरवाजा ओपन हुआ और बाकी सारा स्टाफ मीटिंग हॉल में इंटर हुआ। और वहाँ गौरी और पीयूष को अकेले देखकर वो सब अजीब नजरों से एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा करने लगे और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। उन सभी के बैठते ही शिवांश और देव भी मीटिंग रूम में एंटर हुए और शिवांश हमेशा की तरह बिना किसी की ओर देखे अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शिवांश के आते ही रूम में चल रही हलचल शांत हो गई थी और सभी सीरियस होकर अपनी अपनी फाइल खोलकर बैठ गए। एक एम्प्लॉय खड़ा होकर एक प्रेजेंटेशन दे रहा था और सभी लोग बड़े ध्यान से उस प्रेजेंटेशन को सुन रहे थे। और गौरी शिवांश की साइड वाली चेयर पर बैठ गई और लैपटॉप में उस प्रेजेंटेशन के जरूरी पॉइंट्स को नोट कर रही थी। कुछ देर तक शिवांश बड़े ध्यान से प्रेजेंटेशन को देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने गौरी के लैपटॉप पर चल रही उंगलियों पर अपना हाथ रखे टाइप करने से रोक दिया। गौरी भी उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन शिवांश ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मीटिंग हॉल की लाइट्स ऑन हुई तो शिवांश ने बिना किसी भाव के कहा, यू हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रेजेंटेशन एंड यू थिंक दैट आई विल इन्वेस्ट माई 50 करोड़ ऑन दिस यूजलेस प्रोजेक्ट। उसकी बात सुन वहाँ मौजूद
सभी लोग उस एम्प्लॉय की तरफ देखने लगे जिसने अभी अभी वो प्रेजेंटेशन दी थी, और वो एम्प्लॉय इस वक्त शिवांश के उस बिना भाव के चेहरे को देख कांप रहा था। शिवांश अपनी जगह से उठा और अपने सामने पड़ी फाइल को उठाकर एक नज़र उसने देखा और फिर गुस्से से बोला, अगले एक हफ्ते में अगर इस प्रेजेंटेशन को ठीक नहीं किया तो तुम्हारा रेजिग्नेशन मेरे डेस्क पर होना चाहिए। और कहकर उसने वो फाइल टेबल पर पटक दी। लेकिन शिवांश के फाइल पटकते ही टेबल पर रखी कॉफ़ी गौरी के हाथ पर गिर गई। कॉफ़ी गर्म होने की वजह से गौरी की चीख निकल गई और वो जल्दी से अपने हाथ पर फूंक मारने लगी। वहां बैठे सभी लोग ये होते ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। शिवांश भी जैसे ही गौरी के हाथ को देखने के लिए आगे बढ़ा कि तभी गौरी के पास बैठे पीयूष ने जल्दी से नैपकिन उठाया और गौरी के हाथ पर फूंक मारते हुए उसे साफ करने लगा। ये देखते ही शिवांश अपनी जगह पर ही रुक गया और घूर कर गौरी और पीयूष को देखने लगा। शिवांश की नजरें पीयूष के हाथ पर ही थीं, जिनसे उसने गौरी के हाथ को पकड़ रखा था, और उसे पता ही नहीं चला कि कब यह देखते हुए गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई थी। वहीं पीयूष गौरी से बोला, गौरी तुम ठीक हो ना? ज़्यादा जल रहा है क्या? गौरी ने कुछ नहीं कहा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। पीयूष ने शिवांश को देखा और बोला, सर मैं देख कर आता हूँ, शायद उसे ज़्यादा जलन हो रही है। इतना बोल पीयूष भी बाहर चला गया। शिवांश और देव भी रूम से बाहर जाने लगे तो निहारिका ने थोड़ी तेज आवाज में बोला, देखा ना आप सबने पीयूष सर और गौरी को? पहले तो अकेले में ये सब होता था, लेकिन अब तो यह सब खुलेआम होने लगा है। उसके मुंह से ये सब सुनकर शिवांश के जाते हुए कदम रुक गए। तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, निहारिका तुम कहना क्या चाहती हो? निहारिका मुंह बनाते हुए बोली, देखा नहीं था तुमने? जब हम लोग मीटिंग हॉल में आए थे तो वो दोनों इस रूम में अकेले थे और अभी भी कैसे पीयूष सर गौरी की केयर कर रहे थे। अगर ये सब देखने के बाद तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सॉरी, पर तुम लोगों के दिमाग में ज़रूर कुछ कमी है। वहीं शिवांश के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया और पलटकर गुस्से से बोला, आप सभी लोगों को अपना दिमाग गॉसिप से हटाकर काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक हफ्ते में मुझे प्रेजेंटेशन नहीं मिली तो यहाँ मौजूद हर किसी को दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इतना बोल शिवांश और देव रूम से बाहर चले गए। शिवांश अपने केबिन में आया तो देव बोला, इन ऑफिस स्टाफ को गॉसिप करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। देखा ना गौरी के बारे में वो लोग कैसी बातें कर रहे थे। शिवांश चेयर पर बैठते हुए बोला, कुछ तो सच्चाई होगी ही इन बातों में। देव बोला, शिवांश तुझे सच में लगता है ऐसा कुछ होगा? हम दोनों गौरी को जानते हैं और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। शिवांश ने एक नज़र देव को देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरा तो नहीं पता, लेकिन शायद तू उसे ज़्यादा अच्छे से जानने लगा है। देव को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आई तो वो बोला, आज तुझे हो क्या गया है और तू ये कैसी बातें कर रहा है? शिवांश बोला, मैं बस तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों की फितरत में ही धोखा होता है, इसीलिए किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अभी ये कह ही रहा था कि केबिन का दरवाज़ा ओपन हुआ और गौरी अंदर आई। उसे देख शिवांश चुप हो गया और एक फाइल पढ़ने लगा। देव ने उसे देखा तो पूछा, गौरी तुम्हारा हाथ अब ठीक है? गौरी मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, वो पीयूष सर ने इस पर जेल लगा दिया था तो अभी ठीक लग रहा है। उसकी बात सुन देव ने एक बार शिवांश की तरफ देखा, जो उसे ही देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। वहीं गौरी ये बोलकर अपने काम में लग गई। देव भी केबिन से बाहर चला गया और शिवांश फाइल पढ़ रहा था, लेकिन उसके जहन में अभी भी स्टाफ की बातें गूंज रही थी और रह रहकर उसकी आंखों के सामने पीयूष का गौरी का हाथ पकड़ना ही घूम रहा था। आज फ्राइडे था जिसकी वजह से ऑफिस स्टाफ जल्दी निकल गए थे। साथ ही गौरी भी जा चुकी थी। लेकिन देव और शिवांश अभी ऑफिस में ही थे और साथ ही एक शख्स और था जो ऑफिस में रुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।